हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है। और आज के इस छुट्टी के दिन संडे को, और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 सीबीएसई, और टॉपिक है आज का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, और ये आप ही का एक चैप्टर है। और इस वीडियो को आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी हिंदी मीडियम से हैं वो भी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में। और कोशिश करिए कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। अगर आपने अपने चैप्टर में या आपके नोट्स आप बनाना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं। जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, इसमें केवल मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी जो पॉइंट से रिलेटेड आपके पेपर में एमसीक्यू बन सकते हैं, वन लाइनर बन सकते हैं, यानी वेरी शॉर्ट बन सकते हैं। और लॉन्ग अगर लिखना होगा तो आप इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप सामने देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि हमें पता है, आपको भी पता है, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले लिविंग बीइंग हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, प्लांट हो गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे मोटे जानवर हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, स्पायरोगाइरा हो गए, ढेर सारे नाम अगर आप सुनना चाहोगे तो ढेर सारे नाम हैं जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो पृथ्वी पर निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉडी को कोई तो मेंटेन करता होगा, कोई तो उनको फंक्शन करवाता होगा, कोई तो बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन करता होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का अगर आपको जवाब लेना है तो आप कहोगे कि इन सारी चीजों को कौन करवाता है। तो एक छोटी सी चीज है जो कि बहुत छोटी है, उसका नाम होता है सेल। ठीक है, हिंदी मीडियम इसके क्या बोलेंगे, कोशिका। ठीक है, तो सेल के ही ऊपर टोटल कहानी। इस सेल को सबसे पहले किसने देखा था, फिर इस सेल के बारे में किसने थोड़ी सी बातें बताई, कि फिर इस सेल के बारे में किसने सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, पोस्टुलेट दिया, एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहली लाइन आप देखें, ठीक है। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के जो नोट्स है, आपको हैंड रिटन नोट्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, जाके उसको डाउनलोड करिए, उसको अपनी कॉपी में आप एज अ नोट्स के तौर पर आप लिख सकते हैं। यहां समझ लीजिए, वहां लिख दीजिए, तो आपकी दोनों बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ द सेल, यानी हमारे कोशिका का इतिहास क्या है, कहां से आई। ठीक, तो सेल ये क्या है, सेल के बारे में अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक, और ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो आपकी हमारी बॉडी को बनाती भी है और बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको करवाती भी है। इसलिए इसको दो नामों से बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक, फिर क्या है, ये सारी लिविंग बॉडी में रहती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, मतलब इसके बाद बॉडी बनना शुरू होती है, यानी कि बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, बॉडी इसी से ही मिलकर के बनी है। ठीक है, और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम और आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो हम डिपेंड है ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, लिम्स के ऊपर, लिम्स किसके ऊपर डिपेंड है, टिश्यू के ऊपर, टिश्यू किसके ऊपर डिपेंड है, सेल के ऊपर, सेल किसके ऊपर डिपेंड है, किसी के नहीं। सेल इसलिए क्या बोला जाता है, सेल जो है वो इंडिपेंडेंट काम करती है, फ्री है। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, 1665 में लगभग आज से कहा जाए तो लगभग हो गया कि कई सैकड़ों साल पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस सेल को क्या किया था, देखा। तो कहां से देखा था, एक बार वो जा रहे थे, थोड़ी कहानी सुन लो। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या था, उनको एक जगह रुके और उन्होंने क्या किया, जो पेड़ का जो तना होता है सबसे नीचे वाला, उसकी छाल को उन्होंने उखाड़ लिया। छाल को क्या था, छाल को वो ले जाना चाहते थे, अपनी बोतल थी, बोतल के ऊपर कॉर्क लगाना चाहते थे, ढक्कन की तरह लगाना चाहते थे। तो पेड़ को छाल को लिया था और उस कॉर्क को जब लेकर के गए थे तो साइंटिस्ट तो थे ही, उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से देखा था तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर, उस छाल के अंदर ढेर सारे हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। ठीक है, तो वहां से उनको सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ा सा जानने का मौका मिला। अच्छा, एक अच्छी चीज बताओ, रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल को देखा था। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर 1838 में करीबन 200 साल बाद क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए, मैथ्यू स्लीडन एंड थियोडोर सॉर। इन्होंने क्या किया,
इस सेल के ऊपर एक बेसिक सेल थ्योरी दे दी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। फिर 1858 में एक साइंटिस्ट आए विर्चो, ठीक है, उन्होंने सेल थ्योरी दे दी। मतलब इन्होंने थोड़ी बहुत, थियोडोर सॉन और स्लीडन ने थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें बताई, लेकिन जो विर्चो थे उन्होंने इस सेल के ऊपर एक अच्छी खासी थोड़ी सी थ्योरी दे दी। और वो थ्योरी क्या थी, उन्होंने बताया था सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और यूनिट एंड यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जितने भी जीवित पक्षी, प्राणी, इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी हैं, उन सबकी बॉडी की से जो सेल होती ना, सेल सबसे छोटी यूनिट होती। ऐसा किसने बताया? विर्चो ने बताया। ये उनकी क्या है? सेल थ्योरी। कभी कभार लिखने को भी आती है, ठीक। दूसरा क्या बताया था? सेल इज द यूनिट एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसी सेल के माध्यम से ही सारी लिविंग बॉडी के अंदर क्या करते हैं? सारे फंक्शन चलते हैं, ठीक। आखिरी बात उन्होंने क्या बताई? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब सुनो क्या है, जब भी किसी नए सेल का जन्म होना होगा तो वो नई सेल क्या है? पुरानी सेल के जगह पे ही क्या करेगी? नई सेल जन्म लेगी। मतलब पुरानी सेल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसकी जगह नई सेल डेवलप हो जाएगी। तो इस लाइन का मतलब है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से है, जो पहले से सेल है उसकी जगह पर नई सेल क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी, यानी पुरानी सेल खत्म हो जाएगी, ठीक। अच्छा, यहां तक बातें हुई, ठीक। अब हालांकि इस चैप्टर में अगर आप डीपली इंटर करोगे ना तो आपको बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलती, लेकिन आपको अगर अपने पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए सबसे रिवीजन नोट सबसे बेस्ट माने जाएंगे। सेल्स वेरी इन नंबर। अभी वेरी नहीं है, वेरी है। सेल्स क्या करते हैं? नंबर वेरी करते हैं, यानी कि अपने नंबर को क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे सेल मतलब हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में अलग अलग प्रकार से सेल होती है। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल वाली है, मतलब अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है, इसलिए अमीबा को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी आप ये कह सकते हो कि अमीबा के अंदर एक सेल है, या ये कह सकते हो एक सेल ही अमीबा है। ध्यान सोचिए, अमीबा के अंदर एक सेल, तो एक सेल ही अमीबा है या अमीबा ही एक सेल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद फ्यू सेल, किसी में क्या होता है? एक सेल से ज्यादा होता है, जैसे आपका स्पायरोगाइरा हो गया। मल्टी सेल यानी जिसमें ढेर सारी सेल होती है, वो कौन होता है? हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, यानी हम और आप। हमारे और आप में क्या है? ढेर सारी सेल है, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक। फ्यू सेल्स मतलब एक से ज्यादा लेकिन ढेर से कम, बीच में कौन है? हमारा स्पायरोगाइरा है। इतनी चीजें दिमाग में फीड रखो। फिर दे वेरी इन साइज। अच्छा, अमीबा का साइज भी अलग अलग वेरी करता है। जैसे हमारा बैक्टीरिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है, बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट सेल में काउंटिंग करता है। दूसरा, जो नर्व सेल्स होती है, हाँ, जो हम में और आप में है, वो नर्व सेल क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच क्या है? एक्स इन द लार्जेस्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो आपने शुतुरमुर्ग देखा है, उसका जो अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल आता है। दे वेरी इन शेप। अच्छा, नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आया? इनका साइज भी अलग अलग हो सकता है और इनके शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। दे वेरी इन शेप। जैसे कॉर्मुलर एपिथेलियल सेल्स, मतलब कुछ सेल क्या होती है? गोल भी होती है, कुछ सेल लंबी भी होती हैं, कुछ सेल चपटी भी होती है, कुछ सेल अंडाकार भी होती हैं। तो सेल के क्या होते हैं? अलग अलग आकार प्रकार भी होते हैं, ठीक है। यहां तक की बातें हो गई, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। अब सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म को, यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब जब भी मैं आपसे कहूं तो वो सारे जीवित जीव जंतु, प्राणी, हम और आप, उनको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल के आधार पर क्या किया गया है? ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया है। सबसे पहले आ रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब अभी ये कुछ देर पहले हुआ कि जिस भी लिविंग थिंग्स के अंदर एक ही सेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेड बाय वन सेल, ये एक ही सेल से बने होते हैं। अब मल्टी सेलुलर पे आ जाइए। मेड ऑफ मेनी सेल्स, मतलब जो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास क्या होता है? ढेर सारी सेल्स होती हैं। फिर यूनिसेलुलर की दूसरी लाइन क्या है? देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब क्या होता है? इसकी लाइन को समझिए। जैसे क्या होता है, आपके और हमारे घर में अगर ढेर सारा काम होता है तो हम और आप क्या करते हैं? काम को बांट बांट के कर लेते हैं।
जैसे होता ना, ढेर सारा काम मम्मी कहती हैं बेटा तुम ये काम कर लो, आपके भैया से या आपकी बहन से बोलती बेटा तुम वो काम कर लो, पापा से कहती है बाहर का काम कर लीजिए। तो हुआ क्या, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यानी कि काम को करने के लिए ढेर सारे लोग अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसा कब हो पाया, जब आपके घर में ढेर सारे लोग थे। लेकिन अगर आपके घर में बेटा एक ही व्यक्ति हो तो वो काम का बंटवारा कर पाएगा क्या? आप कहोगे नहीं। तो जिस लिविंग बीइंग के अंदर एक ही सेल हो तो वो कहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर कर पाएगी? तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, उसी एक सेल को सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन अब सोच के देख लो, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, ढेर सारी सेल्स होंगे। जैसे हमारे तुम्हारे बॉडी में क्या ब्लड सेल्स है, ठीक है, मस्कुलर सेल्स है, ठीक है, स्पर्म सेल्स है, जर्म सेल्स है, नर्व सेल्स है, ढेर सारी सेल्स है ना। तो ढेर सारी सेल्स क्या करें, अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि इनको फंक्शनल भी तो बोला जाता है ना। तो हमारी तुम्हारी बॉडी को मल्टी सेलुलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ढेर टाइप की सेल्स होती हैं, ढेर अलग अलग टाइप शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप बनते हैं, अलग अलग ग्रुप बनते हैं तो अलग अलग उनका काम होता है। तो हमारी तुम्हारी बॉडी में इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर है। तो कुछ स्पेसिफिक सेल कुछ अलग काम करती हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल कुछ अलग काम करती हैं। ठीक, तो देखो क्या बोला जा रहा है, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल का अपना अपना कुछ क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर है अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। अच्छा, यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी समान अपनी ही एक नई संतान को जन्म देना, ऐसा हो तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक होता प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा कि एक चीज को बना देना, प्रोडक्ट हो गया यानी प्रोडक्शन हो गया। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक चीज के जैसे ढेर सारी चीजें क्या करती जाए, पैदा होती जाए। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो एक सेल क्या करती है, उसने बोला है कि अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। आगे चल करके आप पढ़ोगे कि जो हमारी एक सिंगल सेल होती है वो क्या करती है, सारे काम में एक ये भी तो काम होता है रिप्रोडक्शन, वही करवाती है। मतलब उसको अपने जैसा या अपना ही कोई नई क्या करनी, जनरेशन पैदा करनी है तो उसको भी वही करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर में जैसे हम और आप हैं, ओनली सम सेल। तो हमारी बॉडी और तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन का काम करवाती है, उनको बोला जाता है जर्म सेल्स बोलते हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बेटा आपकी बॉडी के कौन सी सेल्स जो होती हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप सारी सेल्स का नहीं बताओगे कि ऑल सेल्स डूइंग दिस, सारी सेल्स ये नहीं काम करती, वो करती जर्म सेल्स जो होती वो क्या करती, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आया लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं ना बेटा, इनकी जिंदगी बड़ी छोटी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल आज बनी, हो सकता है अगले ही शाम में वो दूसरी नई सेल पैदा कर रही है, मतलब पुरानी वो तो खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी जगह पे नई सेल क्या करेगी, पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये कौन बताया था, किसने, विर्चो ने बताया था कि ऑल अराइज, यानी कि जो नई सेल्स होती हैं अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी वाली सेल से नई सेल पैदा होती है। तो यूनिसेलुलर में क्या है कि एक नई सेल जब पैदा होती है तो वो पुरानी सेल की ही जगह पे पैदा होती है। तो क्या पता आज एक जो सुबह पैदा हुई, शाम तक उसमें नई सेल डेवलप हो गई, तो पुरानी वाली खत्म, नई वाली सेल क्या हो गई, पैदा हो गई। उसी को ही बोला है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है बेटा जीवन रेखा, यानी कि जो इनका जीवन होता है बहुत छोटा होता है जिंदगी। ठीक, लाइफ स्पैन इज सो लॉन्ग। हम तुम्हारी जिंदगी कितने साल की है, 40, 50, 60, 70, अच्छे से खाते पीते हैं तो और भी लंबी हो जाती है। तो हमारी तुम्हारी लाइफ क्या है, लंबी है, बिकॉज हम और आप क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में ढेर सारी सेल पाई जाती हैं। फिर एग्जाम्पल में आप यूनिसेलुलर में क्या कहोगे, अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम देखा होगा चप्पल टाइप का होता है, ठीक है, तो वो पैरामीशियम होता है। और अमीबा, ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, ये खुद ही रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके अंदर कोई देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप यहाँ बता सकते हो। इसमें क्या बता सकते हो, फंगी होते, प्लांट होते, एनिमल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ढेर सारी सेल्स होती हैं, तो इनमें क्या होता है, इनकी लाइफ स्पैन बड़ा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय द जर्म सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब नई बात आती है बच्चा आपकी, दो नई सेल के बारे में पढ़ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।
ठीक है, इसमें क्या, पहले तो आपने ये पढ़ा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर पढ़ा, ठीक है, और फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल थ्योरी हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ लिया, किसने कब दिया था, फिर किसने कब दिया, फिर किसने कब दिया, ठीक है, विर्चो की क्या सेल थ्योरी थी, ठीक है, फिर सेल्स के साइज के बारे में पढ़ा, शेप के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, इतनी सारी बातें आपको मे बी चांस है, हो सकता है समझ में आ गई हो, ठीक है। एक बार देखिए, ठीक है, तो लास्ट है इस वीडियो का, लास्ट है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। अब ये देखो क्या होता है, इसमें क्या करे प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा हिंदी मीडियम में भी यही लिखा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इंग्लिश में भी यही लिखा है, अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है, जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने इसके पहले जस्ट वीडियो जो मैंने भेजा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको पढ़ा होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बीचों बीच क्या होता था, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता था, एटम्स का पूरा मास क्या होता था, वहीं पर सेंट्रलाइज्ड होता था, वही प्रोटॉन होते थे, वही न्यूट्रॉन होते थे, मतलब पूरे एटम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लो, तो आपको पूरे एटम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। तो इस प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है, मतलब इसमें पूरी तरीके से डेवलप्ड या कह सकते नहीं, ना के बराबर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं ये एक नए तरीके की सेल है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराने तरीके की सेल है। तो जो नए तरीके की जो सेल है इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक दीवार। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, एक दीवार होती है जो न्यूक्लियस को क्या करती है, सारे बाहरी खतरों से क्या कर लेती है, बचा लेती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। न्यूक्लियस इज सब्सटेंस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो पहले ही बताया, न्यूक्लियस इज सब्सटेंस एंड न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। इसमें क्या करें, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर क्या होता है, उपस्थित होता है, किसमें, किसमें, आपके यूकैरियोटिक सेल में। फिर प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए जो होता है सिंगल एक ही लेंथ में डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए बाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन। और जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है इसमें क्या कह रहा है, आपके अलग अलग लेंथ के डीएनए होते हैं जो क्या करते हैं, बाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन के द्वारा क्या किए जाते हैं, कवर्ड किए जाते हैं, यानी उनके ऊपर प्रोटीन की क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक, ये हो गया। प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर राइबोसोम, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक है उसमें एक छोटे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का काम क्या क्या होता है, आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि इनका काम होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, ठीक है, कई चीजों के बारे में ये हमको बताते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ लार्जर राइबोसोम, इसमें लार्जर राइबोसोम होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आप करोगे, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसमें एग्जांपल में क्या है, अमीबा प्लांट है, एनिमल है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। इतनी बातें आपको उम्मीद करते समझ में आए होंगे, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको दिमाग की बातें प्रिंट हो जाए। एक बार आंख बंद करिए, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाओ, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द सेल क्या था, सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बॉडी की, ठीक है। ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी को डिपेंड नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको बॉटल में कॉर्क लगाने के लिए जो लकड़ी लेकर के आए थे, उस लकड़ी के अंदर इन्होंने सेल को देखा था, बट लेकिन डेड सेल को देखा था, ठीक है। 1838 में मैथियोस लीडन एंड थियोडोर सॉन ने सेल के ऊपर एक बेसिक थ्योरी दे दी। फिर 1858 में यानी लगभग 20 साल बाद विर्चो ने एक सेल थ्योरी दी। उस सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बातें थी, ठीक है, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बातें थी, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी को बनाने में यानी स्ट्रक्चर उनको करने में क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, सेल होती है। सेल इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी ऑल लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर भी सेल करवा रही है और लिविंग थिंग्स के सारे फंक्शन भी कौन करवा रहा है, सेल करवा रही है। फिर एक लास्ट लाइन इन्होंने बड़ी अच्छी बोली, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी नई सेल पुरानी वाली सेल के जाने पर ही उत्पन्न होती हैं, ठीक। फिर चौथा पॉइंट है इसमें, सेल क्या वेरी इन नंबर, सेल अलग अलग नंबर वेरी करती हैं। सिंगल सेल में अमीबा आ गई, फ्यू सेल में स्पाइरोगायरा आ गई, मल्टी सेल में हम ह्यूमन बीइंग आ गए, ठीक है। और ये अलग अलग साइज में होती, बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट है, नर्व सेल्स क्या है, सबसे बड़ी है, एंड ऑस्ट्रिच यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो भी आपकी सबसे बड़ी सेल माना जाता है। दे वेरी इन शेप, इनका शेप भी अलग अलग होता है,
कॉलमनर एपिथेलियल होता है, मतलब ये राउंड शेप की होंगी, लॉन्ग साइड की होंगी, स्पाइरल होंगी, ठीक है। तो मतलब कई टाइप की शेप की इनकी होगी, आकार इनका आकार प्रकार। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से बांटा गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या, मेड बाय वन सेल, जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी एक सेल से बन करके होते हैं। और मल्टीसेलुलर क्या होता है, मेड बाय द मेनी सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लेकिन आपके मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। इसमें ऑल एक ही सिंगल सेल जो होती है रिप्रोडक्शन करवाती है, और मल्टीसेलुलर में क्या होता है, कुछ जर्म सेल होती है जो रिप्रोडक्शन का काम करवाती हैं। और यूनिसेलुलर की जो जिंदगी होती है, लाइफ स्पैन छोटी होती है, इसमें लाइफ स्पैन लंबी होती है। एग्जाम्पल में अमीबा पैरामीशियम, नाम जरूर याद रखना। यूनिसेलुलर अमीबा पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर में कौन आ गया, फंगी आ गया, ह्यूमन आ गया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग आ गया, प्लांट्स आ गए। एनिमल जब जब बात करें तो एनिमल में हम आप अपने आप को ही समझा जाए। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ दीवार होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, प्रोकैरियोटिक में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए होता है, इसमें एक ही लेंथ का डीएनए होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए, जो आपका यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ढेर सारी डीएनए की लेंथ होती है, जिसके चारों तरफ प्रोटीन की क्या होती है, लेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम छोटे फॉर्म में होता है, यहाँ पर बड़े फॉर्म में राइबोसोम होता है। एग्जाम्पल में जो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें एग्जाम्पल में आएंगे। और उसमें आएगा अमीबा है, आपका प्लांट है, और एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, आपका एक चैप्टर ब्रीफ मैंने किया। अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, जो आपको इसमें लगे प्रॉब्लम वो आप मुझसे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। दोनों पार्ट को देख करके अपने इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दीजिए, फिर बुक के जा करके जो एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट है, उन सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। और फंडामेंटल यूनिट एंड लाइफ जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9 सीबीएसई का, ठीक है, उस चैप्टर का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और इसी वीडियो का ही वो पार्ट है, और ये उसका सेकंड पार्ट है। मैंने उसमें आपको ढेर सारी बातें बताई थी कि सेल की डिस्कवरी को लेकर के, सेल की थ्योरी को लेकर के, ठीक है, और कैसे सेल के ऊपर ढेर सारे प्रिंसिपल्स दिए गए। उसके बाद फिर आपको बताया कि सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें वहां पर हुई थी, ठीक है, हम लोगों ने ढेर सारे डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। अब आपके सामने सेकंड पार्ट का जो भाग है वो आपके सामने है। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लिखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हम सेल के ऊपर खाली ऊपर ही बात कर रहे थे, अब सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, या सेल के इंटरनल पार्ट्स में क्या होता है, कौन होता है, क्या काम करता है, आज आपको इस पे ढेर सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में, और मैं हूं शशिकांत पाठक, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सेल के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्टों को डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट है उसको बोला गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब कुछ दीवार टाइप की होगी, क्योंकि भाई अगर आपकी सेल होगी तो सेल के बाहर कोई तो होगा जो चीजों को, अंदर जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन हो गई। फिर दूसरा है साइटोप्लाज्म, है एक जेली टाइप का, एक लिक्विड टाइप का क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो सेल के अंदर रहता है, ठीक। तीसरा है न्यूक्लियस, है न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले वाले पार्ट में ढेर सारी बातें पढ़ी हैं, ठीक। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, फिर है यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक दीवार होगी, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस के ऊपर भी एक दीवार होगी जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला गया, न्यूक्लियर। फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, फिर न्यूक्लियोलस होगा, फिर क्रोमैटिन फाइबर होगा। ढेर सारी बातें जो होंगी हम न्यूक्लियस के ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर बीच वाला जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के 2 हिस्से हैं। एक साइटोप्लाज्म के अंदर यानी उस फ्लूइड के अंदर कौन कौन रहने वाला है, सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म ER, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी अपैरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड्स है। ये सारी जो चीजें कह रहेंगी ये कहाँ रहेंगी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, सेल के भीतर। तो सेल के भीतर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के भीतर क्या होंगे,
ये ढेर सारी चीजें होंगी। फिर थोड़ा सा हम सेल इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्रेन्यूल होगा एंड वैक्यूल्स होगा, ठीक है। तो बारी बारी से सारी चीजें पढ़ेंगे। उन सारी चीजों के बारे में देखो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अगली फर्दर क्लासेस में जाना है। जब आप 11th में जाएंगे, जब आप 12th में जाएंगे, इवन आपको जब 10th में जाओगे ना, तब भी आपको कुछ चीजें जो होंगी जो डीपली थोड़ी सी पढ़ाई जाएंगी। अभी बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपके पेपर में जो आने वाला उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपका पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट इसके सामने जो लिखा है मैंने वो लिखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसके फंक्शन है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर क्या होता है मैंने ये लिखा है, फिर उसको फंक्शन क्या क्या करता है वो, ठीक, मैंने ऐसे लिखा है। थोड़ा सा जगह मैंने एडजस्ट करके लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वेरी थिन, बहुत पतली सी, फ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़ सकती है, ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, एंड डेलिकेट लिविंग और थोड़ी सी मुलायम होती, सॉफ्ट होती है। सेमी पिरामिडल मेम्ब्रेन, एक सेमी पिरामिडल का मतलब होता है, देखो एक तो होता है सेमी का मतलब होता है कुछ चीजों को आने जाने वाला, मतलब जो आने जाने की चीजों को क्या करते हैं परमिट कर दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेमी पिरामिडल मेम्ब्रेन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेल का भाग है, वो क्या है सेमी पिरामिडल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बारे में बात करते हैं, ये करती क्या है। एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर, ये एक बैरियर का काम करती है। एंड रेगुलेट्स और रेगुलेट करती द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयन, कि सेल के भीतर कौन सी चीजें आनी है, कौन सी चीजें अंदर से बाहर जानी है, और किन चीजों को नहीं आना है, किन चीजों को अंदर से बाहर नहीं जाना है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब बात आती है सेल वॉल की। देखो सेल वॉल हम ह्यूमंस में नहीं होता है, सेल वॉल बड़ी कठोर होती है, ठीक है। तो हम लोगों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल कहाँ होता है, प्लांट में होता है। देखिए फ्रीली, अब सेल वॉल कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्रीली पिरामिडल मेम्ब्रेन होती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ध्यान रखना, एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। तो सेलुलोज की ये बनी हुई सेल वॉल होती है। ये भी सेल के बाहर बाहर क्या होती है, कवरिंग होती है। जैसे हमारी सेल के बाहर कौन सी कवरिंग है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो उसी तरीके से क्या होती है, हमारे जो प्लांट सेल होती है उनकी सेल वॉल होती है। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। दीवार कहाँ होती है, घर के बाहर बाहर होती है, तो बाहर होती है। इसका काम क्या होता है, गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये किसी भी प्लांट को क्या करती है, उसको रिजिडिटी देती है, एंड शेप टू द प्लांट सेल, और प्लांट की सेल को बचाती है बाहर की सारी चीजों से, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्लांट की जो सेल है ना उसको बाहर वाली चीजों से क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। तो सेल वॉल कहाँ होगी, प्लांट में होगी, ठीक है। ये कैसी होती है, रिजिड होती है। ये क्या करती है, सेल को बाहरी चीजों से क्या करती है, बचा लेती है, ठीक, क्लियर। उसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंटेन अ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर होता है, मैंने शुरुआत में बताया थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का होगा। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। इसमें ये बनता किस चीजों का है, देखो ध्यान से देखो, कंटेन मिला होता है, मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है किस चीज का, वाटर का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि बच्चा आपका कुछ ऑर्गेनिक होगा, कुछ इनऑर्गेनिक होगा, कुछ वाटर, ये तीनों चीजें मिल करके क्या बना रही हैं, साइटोप्लाज्म बना रही हैं। और इसके अंदर ही वेरियस यानी कि अलग अलग भिन्न टाइप के क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक। सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, सेल के भीतर होता है, ठीक। इसका क्या फंक्शन होता है, इसको मैं साफ कर दूं ताकि जब मैं नोट्स पे आपको डालूं तो आप इसको साफ साफ देख पाओ, ठीक। इसका काम क्या होता है, सीट ऑफ अकरेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। यानी ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस की अकरेंस में पाया जाता है, और ये क्या करता है, पायरुविक एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। नेक्स्ट अगला है आपका ईआर। ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके भी फंक्शन पढ़ोगे, इसके भी टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। क्या होता है ईआर, क्या होता है ईआर, या तो एसईआर होगा या तो आरईआर होगा। एसईआर का मतलब होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऊपर से जब आप इसको देखोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत स्मूथ होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो खुरदरा खुरदरा टाइप का होता है, ठीक है। इनका काम होता है बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, या तो आपका एसईआर होगा और कहाँ होगा, सेल के भीतर होगा, या तो आरईआर के टाइप में होगा, ठीक है।
एक्ट एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, जितने भी सेल के काम होते हैं उन सारे सेल के काम में उसकी मदद करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बहुत सुन रखा होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब जितनी भी सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो सारा प्रोटीन कौन स्टोर करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब शरीर को जहां जैसी जरूरत पड़ती है उस जरूरत के अनुसार कितने उसको एनर्जी सप्लाई करनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया उठा करके दे देता है। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप दिमाग चला पा रहे हैं, ये सब कहां से हो रहा है, ये सब आपकी सेल्स जो है आपको एनर्जी दे रही है। और वो सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप फैट लेते हैं, आप विटामिन लेते हैं, ठीक है। ये सारी जब चीजें आप लेते हैं ना, तब आपकी जो बॉडी है, यानी आपकी बॉडी है, वो क्या करती है, अब सेल को अच्छी चीजें दे पाती है। तो चीजें सेल क्या करती है, उन अच्छी चीजों को अपने पास स्टोर रख पाती है। अब अगर आप सोचो कुछ भी खा लेते हो, यानी जस्ट लाइक फ्राइड राइस खा लेते हो, या आप मोमोज खा लेते हो, या आप जंक फूड खा लेते हैं, इन सब चीजों से पता है बेटा कि इन सब चीजों से बॉडी को कुछ मिलता नहीं। जब बॉडी को कुछ नहीं मिलता है तो वो बॉडी सेल को कुछ दे नहीं पाती। जब सेल को कुछ दे नहीं पाती तो सेल आपको कहां से देगा, तो आप फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, आपका फोकस नहीं हो पाता है, आपकी विजिबिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है, आपकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, आपका सिर दर्द करने लगता है, ठीक है। बहुत ढेर सारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। कब, जब सेल को प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, हमें सेल को प्रॉब्लम में डालना है। तो आपका जवाब आएगा नहीं, हमें सेल को प्रॉब्लम में नहीं डालना, क्योंकि अगर सेल प्रॉब्लम में आई बच्चा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, और जब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे तो सोचो क्या होगा, फिर आपके मम्मी पापा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हमें प्रॉब्लम में नहीं जाना है, ठीक। फिर है ईआर का काम क्या होता है, एक्ट एज सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ये बात हो गई। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे थे। डबल वॉल, एक डबल वॉल होती है। डबल वॉल का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सेल के भीतर देखोगे तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ऐसा बॉक्स होता है, इसकी डबल वॉल इस तरीके से होती है, ठीक। कह रहा है डबल वॉल, इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, और इसकी अंदरूनी वॉल पे क्या होते हैं, क्रिस्टी बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं जो क्या करते हैं, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। तो क्रिस्टी, उन छोटे छोटे पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इसका काम होता है सीट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ सिंथेसिस रिस्पायरेटरी एंजाइम एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। समझ में आया, नहीं कुछ आया, चलो। सीट ऑफ एरोबिक, देखो दो टाइप के रिस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो रिस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, और जो रिस्पिरेशन आपके बिना ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो अब आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या कर रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड सिंथेसिस रेस्पिरेटरी एंजाइम, और कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एन एनर्जी रिच कंपाउंड, और एनर्जी रिच कंपाउंड क्या करता है, सप्लाई करता है। एनर्जी रिच कंपाउंड कैसे करेगा, क्योंकि सेल के भीतर जो कुछ भी चीजें आई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि बाहर से आप चीजें जब भेजते हो, जैसे आपने खाया, आपका जो भोजन है आपके स्टमक में गया, स्टमक के बाद आपका कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में आपके भोजन का डाइजेशन हुआ, भोजन से अच्छी चीजें जो निकली, अच्छी चीजें निकल करके ब्लड के माध्यम से वो चीजें कहाँ गई, आपके सेल तक गई। सेल ने उस चीज को अपने तरीके से क्या किया, अपने अंदर लिया, फिर उसका क्या किया, क्या बोलते हैं, कंबस्शन किया, यानी उसको अपने फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, ठीक है। और वो भी पता क्या होता है, जैसे हमें तुम्हें जब जरूरत होती है तो हम लोग पैसे को कैसे बोलते हैं, रुपए में बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बॉडी को एनर्जी पता किस फॉर्म में देती है, याद रखना बेटा, वो देती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस फॉर्म में ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी की क्या होती है, करेंसी होती है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सप्लाई कर दे इन विच फॉर्म, तो आप कहोगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी अपराटस क्या होता है, गोल्जी अपराटस इन एनिमल सेल में पाया जाता है। लिखा है कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, लिखा फ्लूइड फिल्ड, लिखा वेसिकल्स एंड वैक्यूल। एक गोल्जी अपराटस क्या होता है, एक बड़ा सा थैलानुमा एक आकृति होती है, ठीक। थैलानुमा आकृति को यार कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड
फिल्ड वेसिकल्स एंड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब खाली सी जगह होती है, ठीक है, इसका भी अपना फंक्शन होता है, ठीक है। आगे चल करके आपको और इसके डिटेल में बताएंगे। इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है, सिंथेसिस करती है, यानी कुछ चीजें देती है। एंड सेल वॉल एक्सट्रैक्टर, या तो ये क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या सेल वॉल को क्या करती है, सिंथेसिस करती है, मतलब चीजें देती हैं ताकि वो चीजें क्या रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या रहे, बरकरार रहे। इसका मतलब आपका गोल्जी एप्रोटिस, जो गोल्जी एप्रोटिस है, ये क्या करता है, आपका प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में और आपका सेल वॉल आपके प्लांट सेल में। तो यानी ये जो गोल्जी एप्रोटिस है, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में क्या किया जाता है, पाया जाता है, बड़ा नुमा थैला होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगली बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है, सिंगल वॉल्ड डेंस स्फेरिकल बॉडीज। ये एक सिंगल टाइप की दीवार होती है, काफी डेंस होती है, स्फेरिकल बॉडीज। स्फेरिकल बॉडीज का मतलब थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, बॉडीज कंपोज्ड मेनली ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इस राइबोसोम के पास एक दो चीजें होती हैं, आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि आरएनए का मतलब हो गया आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होती है, प्रोटीन। ये दोनों चीजों को क्या करता है, स्टोर करके रखता कौन, राइबोसोम, ठीक। इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को बेटा बोला जाता है सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सुसाइड बैग मतलब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे आत्महत्या की थैली। एक मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है। तो आपका लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग और हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। होता क्या है बेटा कि इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद क्या होता है, कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, जब इसको लगता है कि सेल या सेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस हो चुकी हैं जो सेल को क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, सेल को यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकती, खत्म कर सकती हैं, तो उस समय लाइसोसोम होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। उस थैली के अंदर क्या होता है, 40 टाइप के एंजाइम, वो फट जाता है। जब वो फट जाता है तो पूरी सेल के जितने भी अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, इन सबको खत्म करके सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खुद भी मर जाता है। इसी के लिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक, क्योंकि इसका क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही क्या करता है, डाइजेशन करके क्या करता है, पूरी सेल को क्या करता है, पूरा ब्लास्ट कर देता है। तो ये थे आपके दूसरे पार्ट के वीडियो के कुछ टॉपिक, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आप आंख बंद करना, सुनना मेरी बात को कैसे। सेल को 3 भागों में बांटा गया है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म के क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्पाराटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और प्लास्टिड्स। अभी आपके ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। आपको अभी नेक्स्ट वो पार्ट में मिल जाएगा। सर इंक्लूजन में क्या आएगा, ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, वैक्यूल्स आएंगे, ये भी आगे बचा है, ये भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्मा है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट लिविंग सेमी पिरामिडल मेम्ब्रेन होती है, यानी चीजों को आने जाने के लिए परमिट ये देती है। इसका काम होता है एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर, एक इफेक्टिव बैरियर एंड रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट एंड आयन। कौन सा सॉल्यूट और आयन आना है, कौन सा अंदर से बाहर, कौन सी चीजें बाहर से अंदर आनी है, ये सारी चीजें कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होगी, फ्रीली मेम्ब्रेन होती है, फ्रीली पिरामिडल, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। इसका काम होता है गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, प्लांट की सेल को क्या देना, हार्डनेस देना, शेप देना एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन करना। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स रखी होती हैं। सीट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 हिस्से हो सकते हैं, या तो एसईआर या तो आरईआर होगा। एक्ट एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ये क्या करता है, सेल को एक फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट देता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल होती है, इनर वॉल थ्रोन इनटू द फोल्ड एंड कॉल्ड क्रिस्टी, इसकी डबल वॉल होती है, एक बाहर की वॉल, एक अंदर की वॉल माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। इसके बारे में आप और भी बोल सकते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करती है, हिस्सा लेती है एंड सिंथेसिस रिस्पिरेटरी एंजाइम एंड एनर्जी रिच कंपाउंड,
ये एंजाइम और एनर्जी रिच कंपाउंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। गोल्जी अप्रोटिस क्या होता है, इन एनिमल सेल में पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक मेम्ब्रेन की दीवार होती है बाउंडेड, जो क्या होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, वेसिकल्स एंड वैक्यूल होता है। फिर इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड एक्सेट्रा, सिंथेसिस ऑफ लिखा है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, जिसका यानी गोल्जी अप्रोटिस का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करती है, सेल वॉल को सिंथेसिस करती है, एंड सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ये कुछ अलग टाइप के एंजाइम और हार्मोन क्या करती है, प्रोड्यूस करता कौन, गोल्जी अप्रोटिस होता है। ठीक है, सिंगल वॉल्ड डेंस स्फेरिकल। अब राइबोसोम के बारे में बात करें, सिंगल वॉल इसकी एक दीवार होती है, डेंस स्फेरिकल बॉडीज होती है, कंपोज्ड मेनली ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो किसकी बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फिर लाइसोसोम क्या होता है, कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर इसको क्या सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसके बाद जो बचा हुआ आपको थर्ड पार्ट में आपको इसका आखिरी और लास्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, कैसे आप लोग। और क्लास 9 सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए जो चैप्टर 3 है साइंस में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके ऑलरेडी आपको दो पार्ट का एक वीडियो आपको मिल गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। हम लोगों ने सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। देन हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि एक सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, कैसे सेल मेम्ब्रेन काम करती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप दोनों का नाम एक ही है, अलग अलग से उसको बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा सेल का जो भाग होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म में पढ़ा था। उसके बाद तीसरा है जो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके मैंने ढेर सारे आपको पार्ट्स लिखवा दिए थे, और ढेर सारे पार्ट्स में मैंने कुछ पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन भी किया था। जैसे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये कैसे बनी होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देन बात हुई थी सेल वॉल की, सेल वॉल जो कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल प्लांट सेल में जो हमारी सेल वॉल होती है वो कितनी रिजिड होती है, हार्ड होती है, नॉट फ्लेक्सिबल होती है, बिकॉज वो सेलुलोज की बनी होती है। ये सारी बातें सेल वॉल के भीतर हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईआर, और ईआर के दो टाइप थे, एक था हमारा आरईआर था यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक था हमारा एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनका क्या काम होता था मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो स्टोर होके रहता है, और वो एनर्जी निकल करके पूरी बॉडी को जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी एटीपी का फॉर्म क्या था, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारी बातें हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेल के भीतर का, जिसका अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ऐसे तीन लोग हैं जिनके अपने खुद के डीएनए होते, खुद के राइबोसोम होते हैं। डीएनए क्या होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका डीएनए होगा प्लस राइबोसोम होगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो कि पौधों में केवल पाया जाता है, नहीं प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके पास भी अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और तीसरा आपका है न्यूक्लियस, जो कि सेल के भीतर ही रहने वाला। तो न्यूक्लियस के पास भी अपना खुद का डीएनए होगा प्लस क्या होगा, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोगों ने हुई थी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, गोल्जी अप्रोटिस के बारे में बात करी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आए थे राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता था, जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होता था। लाइसोसोम के बारे में बात हुई थी कि जिसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, यानी सुसाइड बैग भी बोलते हैं। किसका,
सेल का, क्योंकि जब सेल में कोई डिस्टरबेंस होती है तो इसके अंदर लगभग 40 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो क्या करते हैं सेल के अंदर की होने वाली डिस्टरबेंस को क्या करते हैं महसूस कर लेते हैं और ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो पूरी सेल को क्या करते हैं ब्रस्ट कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं वो लाइसोसोम करता था, और लाइसोसोम भी एक सेल का ही क्या होता है एक भाग होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आज की डेट में क्या बात करनी है, उसके आगे चलते हैं सेंट्रोसोम के ऊपर। ठीक है, तो इतना आपका वीडियो जो था आपका 2 पार्ट में कवर हो गया था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो को मैंने क्या किया है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो क्लास 9 के जो बच्चे हैं और जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जो समझने वाला वीडियो है कि रॉबर्ट हुक साहब को कैसे सेल के बारे में पता चला, ठीक है, या रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, या विर्चो ने क्या किया, या थियोडोर सॉन और मैथ्यूस लीडन ने क्या किया। ठीक है, सारी बातें हुई, क्योंकि आपके देखो आपके बच्चा आपके पेपर में क्या है कि छोटी छोटी बातें ऐसी आएंगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बिकॉज आप 9th में हो अभी। इनके सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे पूछेंगे आपके 10th में, आपके 11th में, देन आपके 12th में। जब आप 11th 12th में जाओगे, जब आप बायो स्ट्रीम लेते हैं, तब आपको वहां पर इनके बारे में ढेर सारी जानकारी डेप्थ में होनी चाहिए। बट लेकिन आपको 9th में हो, जब तक आप 10th में हो, तब तक आपको इन सारी चीजों के बारे में हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में मैं हूं शशिकांत पाठक, और आज शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 सीबीएसई का 3rd पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, आपके सामने देखिए लिखा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सेंट्रोसोम क्या होता है, एक सेल के भीतर का एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है जैसे हमारी और तुम्हारी बॉडी में क्या होते हैं ढेर सारे ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन मतलब अंग, यानी हमारा पूरा ये जो सिस्टम खड़ा है ना ऑर्गेनिज्म, और आप जो बैठे हो हम क्या है एक ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, जब सारे ऑर्गन मिल करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, तो उसको क्या बोला ऑर्गन सिस्टम बोला। और वो ऑर्गन सिस्टम कब बना है, जब ढेर सारे ऑर्गन मिले। ठीक है, ऑर्गन का मतलब जैसे आपका स्टमक, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जिनको हिंदी में बोला जाता है अंग। और ये सारे अंग कब बने हैं, जब ढेर सारे टिश्यूज मिले थे। जब ढेर सारे टिश्यू मिलकर के अलग अलग क्या करते हैं ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे टिश्यू कब मिलते हैं, जब ढेर सारी सेल मिलती हैं। तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो आपका आंसर होगा मल्टी सेलुलर है। हम लोगों के पास अरबों खरबों में क्या होती सेल्स होती है। हर रोज नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स डेड होती हैं। हर नई सेल पुरानी सेल से ही पैदा होती है। ये किसने कहा था, विर्चो ने अपनी सेल थ्योरी में बोला था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हुई थी। अब इतनी सारी बातों के बाद हम लोगों ने जो सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, गोल्जी प्रोटिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके में बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ी थी। अब अगला जो सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल के अंदर के जो पार्ट है, उसमें कौन सा पार्ट है आपका सेंट्रोसोम। इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाना है। सेंट्रोसोम क्या होता है, कंटेन्स 1 or 2 सेंट्रियोल्स which are surrounded by the radiating microtubules to form an ester shape। सेल के भीतर जो सेंट्रोसोम होता है, ये क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, बोल रहा है सेंट्रियोल्स। इसके 2 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, जहां पर क्या करती है चीजें क्या करती हैं स्ट्रेच होना शुरू होती है। वहां जाकर के फिर क्या होता है, वो आगे जाकर के अपने आप को एक एस्टर शेप में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। वो हमारा क्या होता है सेंट्रोसोम होता है। इसका ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और इसका काम क्या होता है इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। और इसका काम अधिकतर तब आता है जब सेल क्या करती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की 2 प्रोसेस होती है, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। तो उस समय इसका काम पड़ता है जब सेल क्या करती है अपने आप को एक सेल से 2 सेल में क्या करते हैं डिवाइड करती है, मतलब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में क्या करती है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स याद रखना, प्लास्टिड्स भी एक सेल का ऑर्गेनेल है, बस फर्क क्या है, ये केवल से केवल कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं, क्योंकि इसका काम होता है कलर देना। ठीक है, जैसे सामने लिखा है डबल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन लिखा प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है, यानी इसके पास भी पता है क्या होता है, इसके पास भी राइबोसोम होता है जो प्रोटीन को क्या करता है बनाता है। ठीक, प्रोटीन बनाता है, इसके अंदर अपना डीएनए होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड थाइक्लॉइड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, और इसके अंदर अपना क्या होता है क्लोरोफिल होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्लास्टिड्स का। अब इसके अंदर 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इम्पार्ट कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है कि फ्लावर्स को और फ्रूट को क्या पैदा करना, यानी क्या प्रदान करना, कलर पैदा करना। ठीक, जैसे आप लोग देखते हो कि जब तक आम कच्चा रहता है तब तक हरा रहता है, जब वो पक जाता है तब वो येलो फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट होना शुरू होता है।
नेक्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो हमारे पेड़ की सेल में प्लास्टिड्स है, उस प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट बैठा उसका काम क्या होता है, तो पेड़ों की पत्तियों का काम क्या होता है, वो क्या करती हैं, सूर्य सन की एनर्जी को लेकर के क्या करती हैं, उस सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन करवाता है, क्लोरोप्लास्ट। ट्रैप का मतलब होता है फंसा लेना, सोलर एनर्जी यानी सन के द्वारा आने वाली एनर्जी को ये रोक लेता है, अपने अंदर इकट्ठा करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये क्या करता है, मदद कर देता है। क्योंकि डायरेक्ट सन से लाइट लेकर के पत्तियां भोजन नहीं बनाती है, उस सन की लाइट से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है, उसके बाद आया ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ लिखा है पोर्स, रेगुलेट सेल साइकिल एंड सेल फंक्शंस। ठीक है, ये न्यूक्लियस का क्या काम होता है, रेगुलेट्स करता है सेल साइकिल एंड सेल फंक्शन। क्योंकि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पूरे सेल का कंट्रोलर होता है। पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए बोला रेगुलेट सेल साइकिल, यानी सेल की साइकिल कैसे चलनी है, सेल के अंदर सारी चीजें कैसे होनी है, और सेल के फंक्शन कैसे होने, ये कौन हमारा डिसाइड करता है, न्यूक्लियस है। फिर अगला है न्यूक्लियोलस। क्या है, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। राउंड होता है, वन और मोर इन नंबर, या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा होते हैं सेल के भीतर। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड आरएनए का क्या करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, कौन, न्यूक्लियोस। ठीक, उसके बाद आता है फिर हमारा क्रोमैटिन। अभी बेटा क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के भीतर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये सेफ रहता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक का मटेरियल का मतलब होता है जब हम और तुम अपने मम्मी पापा के मतलब कह सकते हो कि मम्मी पापा के जब उन दोनों लोगों के बीच एक इंटरकोर्स होता है, फिर वहां पर क्या होता है, सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है, तब हमारा तुम्हारा क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो यहां पर कह रहा है क्रोमैटिन क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड ऑफ डीएनए। नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक, ये क्या होता है, थ्रेड मतलब एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। धागा मतलब जैसे आप समझ लो, ऐसे आपके पास ढेर सारा धागा पड़ा हो, उसको आपने क्या कर दिया, लपेट दिया, तो एक तरीके से क्या होता है, वो अनकॉइल्ड होता है। अनकॉइल्ड का मतलब उलझा हुआ धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके कहां होता है, न्यूक्लियस में स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। यानी जब तक वो आपका थ्रेड लाइक धागा यानी स्ट्रक्चर आपका बिना किसी शेप में होता है, तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन के समय जब आपका क्रोमैटिन क्या होता है, धीरे धीरे एक फॉर्म लेने लगता है, धीरे धीरे एक फॉर्म लेकर के अपने आप को कंडेंस करता है, एक शेप में क्या करता है, कन्वर्ट करना शुरू करता है। ठीक, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर आवर जीन्स, और इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, उनको बोला जाता है बेटा जीन बोला जाता है। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, आपके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को अगली वाले संतान तक क्या कर देना, पहुंचा देना। ये काम किसका होता है, हमारे क्रोमोसोम्स का होता है। क्रोमोसोम्स जो है एक स्टेप पीछे चले तो क्रोमैटिन होता है, जो कि न्यूक्लियस के भीतर सेल के भीतर न्यूक्लियस के भीतर रहता है। ठीक है, जो कि लगभग बहुत छोटी सी जगह होती है। उस जगह में क्या होता है, आपका लगभग 2 मीटर, मतलब मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक 2 मीटर का आपका धागा आपके सेल के भीतर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, छोटे फॉर्म में स्टोर रहता है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ढेर सारे प्रोटीन होते हैं जिनका नाम आएगा, आप आगे चल करके पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन आता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, लगभग 60% होता है, और डीएनए जो होता है 40% होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिड, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिस्टोन 60% और आपका डीएनए 40% होता है। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में हो गया। फिर वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स बेटा क्या होते हैं, एक बड़े नुमा थैले होते हैं, सैक्स होते हैं, जो कि कहां होते हैं, आपके सेल के भीतर होते हैं। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। स्टोरेज, इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फूड। ये वाटर स्टोर करता है,
अदर फूड सब्सटेंस स्टोर करता है, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा लाइसोसोम के बारे में एक बात बताना भूल गया था कि लाइसोसोम होता है वेस्ट डिस्पोजल होता है। मतलब अगर आपके सेल के भीतर कोई गंदगी हुई तो ये क्या करता है, उसको ले करके खा करके पचा करके खत्म कर देता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से आपके बनते हैं एमसीक्यू। छोटी छोटी बातों को ही पूछा जाता है, इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चले किसके ऊपर, ग्रेन्यूल के ऊपर, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स एंड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म की तरह ये होते हैं, इनका कैरेक्टर है ये। ठीक, इनका काम क्या होता है, स्टार्च इन प्लांट, ये प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। मतलब आप अगर कहोगे कि हम अगर हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो आप क्या खाते हो, आप कहोगे हम स्टार्च खाते हैं। ठीक, अगर आप कोई मीट खाते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप किसी जानवर को खाते हैं तो आप जानवर का क्या खाते हैं, आप ग्लाइकोजन खाते हैं। क्योंकि हमारे और तुम्हारे शरीर में या जानवरों के शरीर में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या करता है, स्टोर रखता है। ठीक, तो ग्रेन्यूल्स का काम होता है आपके प्लांट सेल में स्टार्च को सेव करना और एनिमल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करना। फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स सर्व एज अ फूड फॉर द सेल, और ये क्या करते हैं, कुछ फैट के फॉर्म में भी होते हैं जो सेल के लिए क्या करते हैं, भोजन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, लिखा है प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट सेल वॉल मेड बाय द सेलुलोज। प्लांट सेल की और एनिमल सेल की एक बड़ी खासियत होती है बेटा कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है बहुत हार्ड होती है, क्योंकि ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। इनको मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि हम तुम मौसम खराब होता है तो छुप जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, बट लेकिन ये जहां है वहीं पर रहते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट नहीं होती है। तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत बाहर से हार्ड होती है। उस सेल वॉल के भीतर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब के सब लिविंग होते हैं, केवल आपकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। तो नॉन लिविंग एरिया जो होता है बहुत हार्ड, बहुत स्टफ होता है, उसके जो भीतर की सारी चीजें होती हैं वो सब के सब लिविंग होती हैं। ठीक है, तो इसलिए भीतर की लिविंग चीज को बचाने के लिए बाहर की जो बाउंड्री होती है बच्चा, वो आपकी क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, इसलिए हार्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं एनिमल सेल में, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल में यानी हमारे में तुम्हारे में सेल वॉल नहीं होती, हमारे तुम्हारे में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या होता है, उतना रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। क्योंकि हमें तुम्हें अपने आप को पेड़ पौधों की तरह इतना ज्यादा क्या करना था, सफर नहीं करना पड़ता है। हम तुम घर में रहते हैं, ठीक है, और हम लोग वार्म ब्लड कोल्डेड इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इंटरनल ऑफ द सेल वॉल। पहले प्लांट सेल के भीतर क्या, बाहर क्या रहती है, सेल वॉल रहती है, उसके जस्ट अंदर वाले पार्ट में यानी उसके अंदरूनी पार्ट में क्या रहता है, आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, इसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म एंड बाउंड्री ऑफ द सेल वॉल। जिस तरीके से प्लांट सेल की जो बाउंड्री सेल वॉल बनाती, उसी तरीके से एनिमल सेल की जो बाउंड्री होता कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाती है। मतलब प्लांट सेल में जो बाहरी दीवार है सेल वॉल है, और इंटरनल दीवार जो है वो तुम्हारी कौन सी है, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल में बाहरी ही दीवार कौन सी होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी कि जो सेंट्रोसोम यहां पर है वो आपका इसमें नहीं होता है प्लांट सेल में। यहां पर प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम, यानी एनिमल सेल में क्या आपका पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, यहां पर क्या होता है, सेंट्रियोल का अब्सेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, यहां पर सेंट्रियोल होते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, इसमें प्लास्टिड्स होता है, यानी कि अब अगर जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स इससे पाया जाता है क्योंकि प्लांट सेल को क्या करता है, अपने कलर्स क्या करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, अपने कलर चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ द प्लास्टिड्स, इसमें क्या होता है, हमारे तुम्हारे प्लांट्स प्लास्टिड्स नहीं होता है। अब हमारे तुम्हारे में अगर पूछा जाए प्लास्टिड्स क्यों नहीं होता, तो आप कहोगे हमें और आपको कलर बदलने की क्या जरूरत होती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ जो आपका जो ये पॉइंट था ये आपका यहीं पर खत्म होता है। हाँ, एक पॉइंट और बनेगा। ठीक है, एक मिनट, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये खत्म होता है। और आपका इसका एक लास्ट पार्ट मैं और बना करके आपको शेयर कर दूंगा,
और जिससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप अपने चैप्टर के एमसीक्यू लगा सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर लगा सकते हैं, और अपनी बुक को एक बार बैठ के दोबारा रीड कर ढालिए, तो आपको क्या होगा, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जब रिकॉल हो जाएंगी तो वो चीजें हमेशा के लिए बच्चा क्या होती है, दिमाग में फीड होता है। क्योंकि साइंस हमारा ऐसा कहता है ना, किसी चीज के बारे में आप सुन लो, ठीक, और सुनने के साथ अगर आप उस चीज को खुद देख लो तो वो चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या होती है, फीड हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आपको इसका चौथा पार्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा और आपका वीडियो, आपका ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।